नेपाल, दुनिया की आखिरी हिंदू किंगडम, जो भी टाइम के साथ खत्म कर दी गई। कई परिवार के सदस्य डिनर के दौरान अपने ही बेटे के हाथों मारे गए और फिर उसी बेटे ने खुद को भी खत्म कर दिया। किंग के रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के कारण राजा को पैलेस से निकाल बाहर किया, डेमोक्रेसी और तरक्की की उम्मीद में। लेकिन तरक्की की बजाय जनता को भर भर के करप्शन देखने को मिली और आखिर थक के 2025 में देश की यूथ जेनजीज ने मामला अपने हाथ में लिया। जी, यह है कहानी नेपाल की उठती यूथ की, उनकी हिस्ट्री की, उनकी पहचान की। दिस इज द स्टोरी ऑफ नेपाल एंड इट्स हिस्ट्री। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं नेपाल, एक हिंदू लैंड की, जो कई अरसे तक राजा के रूल में रहा। उनका राजा जिन्हें जनता सदियों तक विष्णु भगवान के अवतार का दर्जा देते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज नेपाल की जेनजी सरकार से जवाब मांग रही है? कहाँ गए उनके राजा, उनके विष्णु भगवान के अवतार, और क्यों ली चीजें वहाँ की यूथ ने अपने हाथों में? चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, रूल ऑफ द किंग्स। 3 सेंचुरी पहले नेपाल 3 मेजर किंगडम्स में बटा हुआ था। फिर आए गोरखा वॉरियर किंग पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने नेपाल को स्कैटर्ड लैंड की बजाय एक सिंगल शासन के अंदर लाने का सपना पूरा किया। 1768 में जब उन्होंने काठमांडू में मार्च किया, उन्होंने अपने नेपाल को असल हिंदुस्तान बुलाया, मुगल की तलवार और ब्रिटिश की बंदूकों से दूर। उस दिन से शाह डायनेस्टी के राजा विष्णु भगवान के अवतार, धर्म के रक्षक बुलाए जाने लगे। लेकिन जहाँ पावर होती है ना, वहाँ जेलसी और राइवलरीज भी जरूर होती है। सितंबर 1846 की एक रात राजा राजेंद्र विक्रम शाह की कोर्ट में एक रॉयल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे कोर्ट कोर्टयार्ड कहते हैं। यहाँ रानी अपने एक लॉयल जनरल के मर्डर की जस्टिस की बात कर रही थी। न जाने कैसे बात हाथ से निकल गई और ये मीटिंग केओस और फाइटिंग में तब्दील हो गई। इस सब के बीच एक चालाक और एम्बिशियस आर्मी ऑफिसर जंग बहादुर राणा ने मौके का फायदा उठाया। उसने ताकत के बल पे सारे नोबल्स खत्म कर आर्मी की हेल्प से सुबह तक राजा के करीब 30 से 40 टॉप नोबल्स मार दिए और ऐसे खुद जंग बहादुर नेपाल के सबसे पावरफुल आदमी बना। कुछ साल बाद उसने अपने को नेपाल का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया फॉर लाइफ। यहाँ से राणा फैमिली का 104 साल का नेपाल का रूल शुरू होता है। और शाह परिवार का क्या? वो राजा तो रहे, लेकिन पपेट की तरह, क्योंकि असली पावर राणा फैमिली में जा चुकी। ये 104 साल का राणा परिवार का दौर 1950 में खत्म हुआ, जब पड़ोसी मुल्क भारत, हमारा भारत आजाद हो चुका था। तब एम्पायर्स अपनी स्लो डेथ की ओर जा रही थी। तब नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोग भारत में ऑर्गेनाइज हो रहे थे, राणा के रूल को एंड करने की डिमांड करने लगे। 1950 में तब के पपेट किंग त्रिभुवन ने चुपके से भारत में आके शरण ली। नेपाल में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए और ऐसे 1951 में राणा ने सरेंडर किया। एक डील साइन हुई जिसे दिल्ली अग्रीमेंट बुलाया गया। किंग त्रिभुवन हीरो की तरह काठमांडू वापस आए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की। किंग त्रिभुवन के बाद 2 किंग्स आए, जिनमें से किंग महेंद्र ने 1960 में पार्लियामेंट डिसॉल्व कर पार्टीज बैन की और पंचायत सिस्टम लागू किया। आगे जाके किंग बिंद्रा राजा बने। समय के साथ सेंटिमेंट्स बदले। पीपल वांटेड ट्रू डेमोक्रेसी। 1990 में नेपाल गुस्से से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, वर्कर और पॉलिटिकल पार्टीज जन आंदोलन करने सड़कों पे उतर आए। हफ्तों के आंदोलन के बाद किंग बिंद्रा ने जनता की मानी और पंचायत राज अबॉलिश करा। डेमोक्रेसी वापस लेके आए और अब एक बार फिर नेपाल के पास राजा और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों। चैप्टर 2, पीपल्स वॉर। 1990s में नेपाल में डेमोक्रेसी तो वापस आई, लेकिन उम्मीद बहुत जल्दी गायब हो गई। बढ़ती हुई करप्शन, तेजी से गिरती हुई सरकारें और भूख से भिलकते लोग, ये थे हालात, जिस कारण रोल्पा और
रुकुम नामक इलाकों में एक कम्युनिस्ट ग्रुप या फिर माओइस्ट ने रिबेलियन शुरू किया, जो एक फुल फ्लेजेड सिविल वॉर बन गई। इस वॉर को पीपल्स वॉर बुलाया गया। उनका मकसद नेपाल को रीबिल्ड करना था, रिफॉर्म पूरे देश में, हर गांव में। माओइस्ट नहीं होते हैं जो गरीब और पावरलेस को अपलिफ्ट करना चाहते हैं थ्रू वायलेंस बाय डिस्ट्रॉइंग ओल्ड सिस्टम्स ऑफ किंग्स, लैंडलॉर्ड्स एंड एलीट्स। वो एक नए सिस्टम के लिए काम करते हैं जो आम जनता चलाए। इन माओइस्ट ने अबाउट 60 to 70% ऑफ रूरल नेपाल कंट्रोल कर लिया था। गवर्नमेंट की पोस्ट जलाई गई, जनता कम्युनिटी बनाई गई, कोर्ट्स और पुलिस रिप्लेस किए गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? दिया बंदूक से जवाब। 1995 में पुलिस ने इन्हें क्रश करने के लिए ऑपरेशन रोमियो लॉन्च किया, जिस कारण घर जले, विमेन असॉल्ट हुई और यूथ ड्रैग करके सड़कों से ले जाए गए। ये वो नज़ारे थे जो नेपाल ने पहले कभी नहीं देखे थे। जब ये एंड हुआ, सैकड़ों आम नागरिक मारे पाए गए और हजारों बिखरे मिले, जिसका नतीजा गांव वालों ने अब माओइस्ट को शरण देनी शुरू कर दी। इसलिए नहीं कि वो उनसे सहमत थे, पर इसलिए क्योंकि सरकार की करनी से वो ज्यादा नाखुश थे। और ऐसे इन रिबेल्स या फिर माओइस्ट और आम जनता के बीच का अंतर खत्म होता चला गया। फिर आया 2001 का रॉयल मैसेकर, जब शाही परिवार के कई मेंबर्स को खत्म कर दिया गया। हुआ ये कि तब के किंग बिंद्रा एक बहुत ही बिलीव्ड किंग थे। इवन हिज क्रिटिक्स रिस्पेक्टेड हिम। उनके पैलेस के अंदर कुछ टेंशन्स थे, पॉलिटिकल या राजनीति को लेके नहीं, एक प्यार की कहानी के कारण। ट्रूली लाइक अ बॉलीवुड स्टोरी। प्रिंस दीपेंद्र, जो नेक्स्ट किंग होने वाले थे, उन्हें एक प्रोमिनेंट फैमिली की लड़की देवयानी राणा से प्यार हो गया। किंग बिंद्रा और क्वीन ऐश्वर्या को ये मैच बिल्कुल मंजूर नहीं था, जिस कारण फैमिलीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। प्रिंस दीपेंद्र प्यार में धुत, अक्सर गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगे, साथ ही दारू के नशे में भी रहने लगे। ऐसे एक दिन एज पर रिपोर्ट्स 1 जून 2001 को रॉयल फैमिली दर्जनों रॉयल्स के साथ नारायणथी पैलेस में जब डिनर के लिए बैठे, तो दीपेंद्र वहां नशे में पहुंचे, कैरी ऑटोमेटिक वेपन। उन्होंने ओपन फायर कर अपने पिता किंग बिंद्रा, माँ क्वीन ऐश्वर्या, अपनी भाई और बहन प्रिंस निरंजन और प्रिंसेस श्रुति के साथ कई और फैमिली मेंबर्स एंड नोबल्स को मारने के बाद अपने आप को भी सर पे गोली मार दी। लेकिन वो इमीडिएटली मरे नहीं, वो अनकॉन्शियस थे और अब राजा भी। अपने पिता के देहांत के बाद बने किंग दीपेंद्र 3 दिन तक कोमा में रहे, जिसके बाद 4 जून को वो भी चल बसे, विच मेड हिज चाचा ज्ञानेंद्र शाह द नेक्स्ट किंग। इस रॉयल मैसेकर के बाद माओइस्ट और स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, जिस कारण स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। पहाड़ों से पूरी रात गन फायर सुनाई देती। दोराम्बा, लामजुंग और रोल्पा जैसे गांव में अनआर्म्ड विलेजर्स को टेररिस्ट के मार डाला जाता। फैमिलीज अंधेरे में गायब हो रही थी। ये वॉर कुछ सालों तक चली। आर्मी प्रिजनर्स को टॉर्चर करती, घर जलाती, लोग गायब करती। 2003 में 19 माओइस्ट पकड़े गए। उनके हाथ बांध रॉयल नेपाल फैमिली द्वारा पॉइंट ब्लैंक उन्हें शूट कर दिया गया। आर्मी ने इसे इनकाउंटर बुलाया और विलेजर्स ने मर्डर। 2005 में माओइस्ट द्वारा एक लैंडमाइन लगाई गई आर्मी मारने के लिए, लेकिन उस पर से एक फार्मर से भरी बस गुजरी, जिस कारण 53 लोग मारे गए, जिसमें कई बच्चे भी थे। अब ये लड़ाई कर्नूल से लड़ी। किंग ज्ञानेंद्र ने इसके लिए स्टेट को ब्लेम किया। उन्होंने पार्लियामेंट डिसमिस करवा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, प्रेस सेंसर की और ओपोनेंट्स को जेल में डाला, इस उम्मीद में कि वो चुप्पी से देश बचा लेंगे। जब ये वॉर खत्म हुई, 17,000 नेपालीज मारे जा चुके थे और कई और मिसिंग और ट्रॉमेटाइज्ड। 2006 आते देश थक चुका था। माओइस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज जो एक वक्त एक दुश्मन थे, उन्होंने एक सीक्रेट पैक्ट पीपल्स मूवमेंट जन आंदोलन 2 के अंतर्गत किंग के अगेंस्ट हाथ मिलाए। 19 डेज के प्रोटेस्ट, कर्फ्यू और गोलियों से सैकड़ों घायल और दर्जनों मौतें हुई। फाइनली प्रेशर में आ किंग ज्ञानेंद्र ने सरेंडर कर पार्लियामेंट रीइंस्टेट किया, जिसके बाद माओइस्ट और गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड साइन कर
10 साल पुरानी सिविल वॉर। चैप्टर 3 न्यू प्रॉब्लम्स। पार्लियामेंट रीइंस्टेट होने के 2 साल बाद 2008 में नेपाल में पॉलिटिकल मोड इलेक्ट्रिक था। तब वोटिंग के थ्रू सदियों पुरानी मोनार्की यानी राजगद्दी 560-4 की वोटिंग से अबॉलिश कर दी गई और दुनिया का आखिरी हिंदू राज्य खत्म हुआ। किंग ज्ञानेंद्र ने पैलेस छोड़ा और आम आदमी की तरह रहने लगे और वो राजा का मुकुट वो म्यूजियम में रखा गया। ये एक नए नेपाल की शुरुआत थी। फाइनली 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। मोनार्की जा चुकी थी लेकिन इनजस्टिस नहीं। जो माओइस्ट पहले इक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे आज वही गवर्नमेंट बन सूट बूट पहन कॉन्वॉयज में ट्रैवल करते दिखे। साथ ही पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर से एक बार कुर्सियां संभाली, इस बार ज्यादा भूख के साथ। इश्यू सब भी थे, गरीब खाना मांगते, जनता तरक्की और लीडर्स पावर। कई प्राइम मिनिस्टर आए और गए। गवर्नमेंट ग्रीड और करप्शन से भरी हुई थी। न्यू नेपाल की बातें बस बातें ही रह गई। 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड में एक मैसिव अर्थक्वेक आया। 9,000 लोग मारे गए, 22,000 से ज्यादा इंजर हुए और 7 लाख से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हुए। गवर्नमेंट पूरा रिलीफ पहुंचाने में नाकामयाब रही। रोड्स ब्लॉक थे, रिलीफ डिलेड और कई गांव दिनों तक बिना मदद के बस इंतजार में रहे। और ऐसे एक ही रात में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का भ्रम टूट गया। आगे जाके सर्दर्न प्लेन्स, तेराई रीजन और मदेशी लोगों ने अपनी आवाज उठाई। उनका कहना था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें इग्नोर कर रहा है, उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, होमलैंड डिवाइड कर रहा है। ऐसे एक बार फिर प्रोटेस्ट शुरू हुए, रोड्स ब्लॉक्ड हुई और बॉर्डर्स जले। 50 के करीब लोग पुलिस के हाथों मारे गए। टीकापुर में 8 पुलिस वाले मारे गए। गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन पे तेजी डाली, क्राउड पे फायरिंग हुई, अरेस्ट हुए। नेपाल एक बार फिर अनस्टेबल हो रहा था। इस दौरान हाईवेज ब्लॉक थे जिस कारण भारत से आने वाले ट्रक्स रुक गए। नेपाली गवर्नमेंट ने इसे इंडिया का अनऑफिशियल ब्लॉकेट बताया और भारत ने लोकल एजिटेशन का रिजल्ट। नेपाल में ना सारा ऑयल और मेडिसिन इंडिया से आता है, जिसके ब्लॉक होने से वहाँ की सिचुएशन स्टैंड स्टिल हो गई। पेट्रोल ब्लैक में बिकने लगा, अस्पताल में दवाइयों की कमी थी और ट्रांसपोर्टेशन न होने के कारण स्कूल और सारी चीजें बंद। लोगों ने दोनों नेपाल और भारत को ब्लेम किया। ये ब्लॉकेट कुछ 4 से 6 महीने तक चला। देश का काफी नुकसान हुआ और जब ये खुला देश बदल चुका था। जो पहले भारत पे अंधा विश्वास रखता था अब थोड़ा मिसट्रस्ट करने लगा, जिसके कारण उनकी एक नई दोस्ती उभर के आई चाइना के साथ। एक ही दशक में बहुत कुछ हो गया था। नेपाल ने अपना राजा खोया, इंटरनल लड़ाई लड़ी, मैसिव अर्थक्वेक सर्वाइव किया, कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, उसके आफ्टरमाथ भी सहे। देश संभलने की कोशिश करता रहा, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। ऐसे करते वो पहुंचा 2025 में। चैप्टर 4 जेनजी इरप्ट्स। इतने जख्मों के बाद नेपाल को अपने राजा का शासन याद आने लगा, जिस कारण मार्च 2025 में काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पे उतरे अपने क्राउन, अपने राजा को वापस लाने की पुकार में। वो राजा को वापस लाना चाहते थे। इस न्यू एज पॉलिटिक्स से ऊपर उनका नारा था, राजा आओ देश बचाओ, यानी मे द किंग कम टू सेव द कंट्री। इसे रोकने के लिए पुलिस बुलाई गई और फिर नेपाल की वैली एक बैटलफील्ड बनी। पुलिस ने टीयर गैस और लाठी चलाई, 2 लोग मारे गए और 112 घायल, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। इनकी मांग बहुत क्लियर थी, हिंदू मोनार्की वापस लाई जाए, राजा ज्ञानेंद्र को राजा बना पूरी पावर दी जाए। ये मांगे अभी चल ही रही थी कि इससे कुछ ही महीनों के बाद एक और तहलका हुआ। अगस्त 2025 में कैबिनेट ने एक बिल पास किया जहां फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश में चलते रहने के लिए नेपाल के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रजिस्टर करना होगा और कंप्लेंट्स हैंडल करने के जरिए बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे फेक आईडी यूज करके लोग हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, डिसरप्टिंग द पीस एंड सोशल हार्मनी। उनका ये कहना था कि नेपाल में कोई लोकल कॉन्टैक्ट या ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी ले ये प्लेटफॉर्म्स। ये रेगुलेशन सोशल नेटवर्क बिल डायरेक्टिव 2023 कहलाई।
जब डेडलाइन निकल गई और फिर भी 26 मेजर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन और कई सारों ने जब रजिस्टर नहीं किया तो गवर्नमेंट ने इन्हें ब्लॉक कर दिया। 4 सितंबर 2025 रातों रात बिना किसी वार्निंग के इंटरनेट की धड़कनें बंद हो गई। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज, रील या वीडियोस नहीं, सब शांत। गवर्नमेंट ने इसे जरूरी लॉ बताया, देश प्रोटेक्टेड रखने के लिए, पर यूथ जेंसीज को ये सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल, फोर्स्ड सेंसरशिप। क्या करें, ये जनरेशन ऑनलाइन ही पैदा हुई है। इनकी दुनिया, उनका घर, दोस्त, सोशल सर्कल, इमोशंस, कनेक्शन सब यही है, जो रातों रात बंद कर दिए गए। वह अपनी एंटरटेनमेंट नहीं, अपनी एग्जिस्टेंस खो रहे थे, जिस कारण 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कें एक और आवाज से गूंजने लगी, स्टूडेंट्स, कोडर्स, आर्टिस्ट और यूथ के नारों से। वो सरकार से सवाल पूछने लगे, डिमांड करने लगे टू शट डाउन करप्शन एंड नॉट सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया का मुद्दा ना रहे, करप्शन एंड क्लीन लीडरशिप का मुद्दा बन गया था। यूथ वाज नाउ स्पीकिंग अगेंस्ट करप्शन। इस सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज किया, लेकिन कईयों ने फॉलो नहीं किया। फिर पुलिस आई। पहले उन्होंने जनता को पीछे भेजने की कोशिश की, तो लोगों ने पुलिस पे पत्थर और बॉटल्स मारी, जिसका जवाब पुलिस ने टीयर गैस से दिया। अब सड़कें धुएं से भरने लगी और फिर आया पुलिस का लाठीचार्ज। यूथ पिटे, ड्रैग हुए, रबर बुलेट्स के निशाने बने। अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग ये कहते हैं कि कई जगहों पे तो लाइव राउंड्स भी चले। काठमांडू, पोखरा और विराटनगर में केओस फैल गया। रात आने तक क्राउड सिंगा दरबार, नेपाल के पावर हाउस पे पहुंचा। वहां बैरिकेड्स कोलैप्स हुए, मिनिस्ट्रीज के गेट पे आग लगाई गई और पार्लियामेंट की लाल दीवार जलती हुई नजर आई। अंदर रखे कागज, लॉ, बिल्स, वादे राख बनने लगे। शहर में गवर्नमेंट व्हीकल्स ओवरटर्न हो रहे थे, रूलिंग पार्टी के ऑफिसेस तोड़े जा रहे थे, मिनिस्टर्स के घर अटैक हो रहे थे, और तो और जनता ने बलूवाटार प्राइम मिनिस्टर के घर में भी एंट्री कर दी। गवर्नमेंट ने इसे टेररिज्म बोला और जनता ने डिलेड जस्टिस। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी, अस्पताल भरने लगे। रात होने तक 19 लोग मारे गए और 300 घायल। अगली सुबह आर्मी डिप्लॉय हुई, कर्फ्यू लगाया। इस सब के कारण 9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया और 12 सितंबर को चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। आने वाले साल के मार्च 2026 में नए इलेक्शन के वादे मिले। कुछ एक हफ्ते बाद इंटरनेट वापस आया, नोटिफिकेशंस और फीड फिर से हरे भरे हो गए। देश को एक बात समझ आ गई कि देश की ताकत राजा, पॉलिटिशियंस या सोल्जर्स के हाथ में नहीं, यूथ, जेंसीज के हाथों में है, जो है देश का फ्यूचर। हिस्ट्री ने अपने मोनार्क्स को ऑलरेडी दफना दिया, पॉलिटिशियंस की कुर्सी भी हिला दी। क्या वक्त और यूथ इस देश का फ्यूचर बना पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, अभी के लिए सारी उम्मीद आने वाली पीढ़ी पे छोड़ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लौट के जरूर आइएगा। दिस इज प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।